नमस्कार। क्या आपको पता है कोरोना वायरस से 195 देश हैं वो सफर कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। 1,24,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी कर चुके हैं, लेकिन 23,300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका में अगर आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा लोग इन्फेक्टेड वहां पर हो गए, चाइना को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि चाइना में रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो चाइना अभी इस समय अमेरिका में 82,179 लोग इन्फेक्टेड हैं और वहीं इससे कम यानी कि चाइना सेकंड नंबर पे आता है, वहां पर 81,285 लोग इन्फेक्टेड हैं। हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन समस्या यह है इसको आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पहली बात, लॉकडाउन को आपको सीरियसली क्यों लेना चाहिए। दूसरी बात, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के एक्सपोज्ड हो चुके हैं सारे देश। तीसरी बात, इकोनॉमिक स्लोडाउन प्लस कोरोना वायरस का जो लीथल कॉम्बिनेशन बन गया, क्या इससे भारत रिकवर कर पाएगा। अगली बात, भारत के लिए क्या मैसेजेस छुपे हुए हैं। चौथी बात, पांचवी बात यह कि आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज क्या है और आपको क्या करना चाहिए। सबक है सबसे बड़ा। चलिए शुरू करते हैं शो। बार बार हर किसी की वीडियो मत देखो, INI न्यूज इंडिया की वीडियो देखते रहो, यहां सब कुछ मिलता है। चलो शुरू करते हैं शो। राइट न्यूज एनालिसिस, ताकि आप लोग बेखबर ना रहें। चलिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी कोरोना वायरस के टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। भारत के अंदर स्टेज नंबर 2 पे हम लोग चल रहे हैं। स्टेज 1 में होता क्या है, जो कोरोना वायरस है वो शुरुआत उसकी चीन से होती है। चीन के कहां? वुहान शहर से। वुहान क्या है? वहां का 8वां सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। वहां इतनी तेजी से ये वायरस स्प्रेड क्यों होता है, इसका कारण यही है क्योंकि वहां की जो फैसिलिटीज थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए वहां एकदम तेजी से बढ़ता है और हालत बेकाबू हो जाते हैं। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, स्टेज नंबर 2 में जब भारत है तो उसका मतलब यह है कि जो कोरोना वायरस जो पॉजिटिव निकल करके आ रहा है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को आ रहा है जो ग्लोबल, जो कि भारत से बाहर घूम करके देश के अंदर आए हैं, सिर्फ उन्हीं को पॉजिटिव निकला हुआ है। कल मैं रूबिका लियाकत का एक शो देख रहा था जहां पर उन्होंने साफ तौर पे एक सवाल पूछा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के क्या कोई केसेस आए हैं, तो मना कर दिया कि हाँ हमने सैंपल लिए हैं, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब यह होता है स्टेज 1 जहां से शुरुआत होती है इन्फेक्शन उस वायरस की। स्टेज नंबर 2, देश के अंदर आप आ जाते हो, दूसरे देश के हो, किसी तीसरे देश के अंदर चले जाते हो, तीसरे देश में आप 2-4 लोगों से मिलते हो और वहां पर आप इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप सोसाइटी में किसी और दूसरे व्यक्ति से मिले, दूसरा तीसरे से मिला, चौथा, पांचवा, आठ से एक लंबी चेन बन जाती है। वहां आप लोग मिलते हैं और आप देखेंगे कि वहां एक से एक करके नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति विदेश से लेकर के आया खुद तो पॉजिटिव निकला और देश में रहने वाले लोगों को भी पॉजिटिव कर दिया। यह होती है स्टेज नंबर 3, जहां पर कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब जब यह कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत बड़ा नंबर अगर हो जाता है, तो यहां पर होता क्या है कि यह स्टेज नंबर 4 में आपको ले जाता है कि बहुत बड़े लोग इसमें इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का आगे विस्तार होने का मतलब ही हो जाता है स्टेज नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और स्टेज 4 में भारत अभी नहीं आया है और नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो देश स्टेज 4 में आ चुके हैं, एग्जांपल ले लो इटली, ईरान, चाइना, उनके पास, अमेरिका, उनके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास उनके पास पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, फिर भी वो लोग सफर कर रहे हैं। और हमारे पास वर्ल्ड क्लास पता नहीं क्या है, लेकिन अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तो है। अब यहां पर समस्या यह है कि अब स्टेज 2 में ही हमारे हाथ पैर फूलने लगे हैं। सरकार की लापरवाही है। हमें खैर सरकार की लापरवाही पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ना उस पर बातचीत करनी है, क्योंकि अमेरिका और चाइना वाला गेम हमें यहां पे नहीं करना है, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। अब समस्या यह है कि एक कदम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे भारत की अगर व्यवस्था बिगड़ जाती है, स्टेज 3 में हम लोग जाने को तैयार हैं, क्योंकि लॉकडाउन को आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं और आपको लेना चाहिए क्यों, वो भी बताऊंगा, छोटी छोटी चीज, लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। अब मैं आपको बताऊं, स्क्रीन पर देखिए, भारत का जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी हमसे आगे कौन कौन देश हैं, यकीन न करेंगे। सुनिए, बांग्लादेश हमसे आगे है, चाइना हमसे आगे है, भूटान हमसे आगे है, श्रीलंका हमसे आगे है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं सब हमसे आगे हैं। ये अब मैं बताता हूं आपको कि जो ये शोध हुआ था वो एक एजेंसी ने किया था। एजेंसी का नाम है लैंसेट, जिसने अपने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी किया था। अब इस स्टडी का मतलब ये था कि जो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत घटिया है, जो क्वालिटी है
वो बहुत बेकार है, और जो लोगों की रीच है, जो एक्सेस है, बहुत अच्छी नहीं है। अब एक इंडेक्स होता है, अब इंडेक्स से ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या, एक रफली आइडिया आपको हो जाएगा कि कितने पानी में हम हैं और कितने पानी में नहीं हैं। अब इसमें क्या हुआ, एक सूची बनाई गई 195 देशों की, जिसमें भारत का 145वां नंबर आ जाता है। अब आप सोच लीजिए, अगर हम स्टेज 3 में अगर आ जाते हैं 195 देशों में, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो 145वें पोजीशन पे आता है, तो हमारी क्या हालत होगी। लॉकडाउन को आप सीरियसली क्यों नहीं लेते हो। अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग समझ रहे हैं ना, लॉकडाउन को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन के बाद एक और स्टेज आती है, वो आती है कर्फ्यू की। क्या कर्फ्यू आप लोग झेल पाओगे। स्टेज 3 में अगर आ गए, अगर स्टेज 4 में भी अगर हम तब्दील हो जाते हैं, तो भाई साहब स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। इस बात को आप समझिए। लॉकडाउन के बाद जो रास्ता बचता है वो होता है सिर्फ कर्फ्यू का। कर्फ्यू और लॉकडाउन में अंतर होता है, और सीआरपीसी का 144 में भी अंतर होता है, तीनों में अंतर होता है। आप लोगों को पता है, ठीक है, नहीं पता एक स्टेप मैं ले लूं। जो कर्फ्यू होता है उसमें आप बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सीआरपीसी में क्या होता है, 144 में अगर आप 4 लोग साथ निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं तो जो डंडे होते हैं ना, उसको पुलिस वालों ने सैनिटाइज किया हुआ है, वो आपके लिए स्वागत के खड़े रहेंगे। इसका मतलब यह है कि 5 लोग जैसे इकट्ठे बाहर होते हैं तो आप पर लाठी से स्वागत होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, कर्फ्यू जो है राज्य सरकार के निर्देश पर लगता है, वो भी एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए लगता है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो घर में ही रहते हैं। बहुत सारी जो जरूरत की चीजें हैं, सामान हैं, वो भी आपको नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक आध एक्सेप्शंस को छोड़ करके। अब जनता कर्फ्यू राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इस कर्फ्यू में बहुत बड़ा अंतर है। अब जो कर्फ्यू होता है वो प्रशासनिक और सरकार यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट के उसके आदेश पर होता है, जबकि जनता कर्फ्यू जनता के द्वारा, उनसे कहा जाता है कि आप पे कोई ऐसा हम जबरदस्ती का थोपा नहीं थोप रहे हैं कि आपको करना ही करना है, लेकिन आपको अपने द्वारा लगाया गया, जनता के द्वारा खुद पर लगाया हुआ कर्फ्यू होता है। इसमें आपको ढील दे दी जाती है, लेकिन लॉकडाउन में ढील थोड़ी कम हो जाती है। कर्फ्यू में तो हालत खराब हो जाती है, देश को मत आने दो उसमें। अब देखिए, लॉकडाउन के बारे में आपको पता है कि आप सभी को छूट दे दी जाती है कि ठीक है, जो आपकी एसेंशियल जो कमोडिटीज हैं, जो सामान है, आप उसको जाकर के ले सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी है, उसको जाकर के ले सकते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दिया जाता है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको कम से कम 1 मीटर का दूरी दिखाई देगी। अगर आप अगल बगल के फोटो देखेंगे तो वहां पे ना एक डिस्टेंस आपको 1 मीटर दिखाई देगा। लोगों ने चौक से ही एक सर्कल कर रखा है, स्क्वायर बना रखा है, रेक्टेंगल बना रखे हैं लोगों ने, है ना, कि 1 मीटर की दूरी रहे। लेकिन कर्फ्यू अगर लग गए तो भाई साहब आप ये भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, घर में पड़े रह जाओगे और मामला बहुत खराब हो जाएगा। अब देखिए, लोग नहीं मान रहे हैं, लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो मैं आपको ले चलता हूं तमिलनाडु। बैठे बैठे तमिलनाडु चलिए, वहां पर केसीआर की सरकार है, उन्होंने बोला कि हालत मत बिगड़ने दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही गंभीर सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इसको बहुत लाइटली मत लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि शूट एट साइट के ऑर्डर निकालने पड़े। इतना मैं बेरहमी नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों की मूर्खता की वजह से बाकी लोग सफर ना करें, थोड़ा ध्यान रखो। अब देखिए दोस्तों, लॉकडाउन से आखिर होगा क्या, आपको थोड़ा और डिटेल में ले चलता हूं। देश की हमारी जो आबादी है, मोदी जी कहते हैं ना 125 करोड़ देशवासी, अभी जो हमारी आबादी है, अभी सेंसस होगा 21 में, वो पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो आबादी है देश की वो 137 करोड़ के आसपास की है। सबसे ज्यादा आबादी दूसरे नंबर पे चाइना की आती है, ठीक है, और इस मामले में चीन दूसरे नंबर पर है। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में चाइना और पाकिस्तान से भी आगे भारत हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के खुद आंकड़े आपको बताते हैं कि हर एक किलोमीटर पे कम से कम 455 लोग रहते हैं, और वहीं चाइना में ये आंकड़ा सिर्फ 148 का है और पाकिस्तान में 275 का है। अगर हम लोग घर पे नहीं रुकेंगे तो देश के अंदर जो कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है, जो डेटा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस बात को आपको समझना होगा। देश में हर घर में अगर देखा जाए, भारत में हर घर में कम से कम औसतन यानी कि ऑन एन एवरेज 5 लोग रहते हैं। वहीं 40% जो भारतीय हैं वो अपनी ज्वाइंट फैमिली के साथ रहते हैं, यानी कि जो 5 से फिर 5 और बढ़ा लीजिए, एक ठीक ठाक नंबर बैठ जाता है। और वहीं पर 75% भारतीय सिर्फ 2 कमरों में ही यानी कि छोटे घर में रहते हैं। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल आता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी तबाही हो जाएगी, सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा कि अगर लॉकडाउन की छूट अगर आपको दे दी जाए, जनता कर्फ्यू जैसा छोड़ दिया जाए, जहां आपने जश्न बना दिया और ढोल नगाड़े लेकर के उसको कोरोना वायरस को चाइना पहुंचाने चले गए, कुछ बस अड्डे पहुंच गए तो कुछ एयरपोर्ट पहुंच गए, तो कुछ तो सोच रहे थे कि चलो वहां नहीं छोड़ करके इसको आ जाएं। तो इस तरह से अगर होने लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो क्या होता पता है, एक इन्फेक्टेड हुआ, डेंस पॉपुलेशन वैसी है, 1 किलोमीटर के अंदर ही 455 लोग एक बार में ही इन्फेक्टेड हो जाते।
फिर आंकड़ा कहां पहुंचता। हम लोग इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। अब तीसरा यहां पर यह है कि रेलवेज को भी 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी कि मालगाड़ी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी चल नहीं सकती ट्रैक के ऊपर। अब जो लोग प्राइवेटाइजेशन की बहुत कहते हैं ना कि होना चाहिए, बहुत सारी चीज सुधर जाती हैं, लेकिन मुझे आप बताओ इस दौर में 21 दिन के लिए क्या ट्रेनें बंद होती अगर प्राइवेटाइजेशन हो चुका होता तो? आप बताइए, बुद्धि पे जोर डालिए, मुझे बताइएगा। ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, जाके देखिए, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तीसरा नंबर, अब देखिए रेलवे को बंद क्यों किया गया है। अगर देखिए आप 2018-19 की एक रिपोर्ट बताती है कि पूरा ये जो लोग हैं जो सफ़र करते हैं दिन में, वो 2.5 करोड़ लोग रोज सफ़र करते हैं। 1918 में जब भारत में स्पेनिश फ्लू फैला था, ये भी एक महामारी थी, तब भी फ्लू को फैलाने में रेलवे ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए लॉकडाउन किया गया रेलवे को, ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्टडी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए एक अनुमान लगाया गया है। क्या अनुमान लगाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं हो जाता घर में अपने आप को बंद कर लो। अगर जरूरी काम है तो आप बाहर जा सकते हो, लेकिन एक उचित दूरी बनाए रखना, जिसको लॉकडाउन कहते हैं। कर्फ्यू की नौबत मत आने दो, ठीक है। अपने ऊपर जबरदस्ती की पाबंदी आप लोग नहीं झेल पाओगे, क्योंकि मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को देखता हूं बाहर, तो वहां आकर के रोज 4 चौथा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आकर के उसका गला पकड़ने को तैयार होता है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, फिर समझाना पड़ता है ये सब आप ही के लिए, आप लोगों के लिए ही हो रहा है, आपके परिवार वालों के लिए हो रहा है। अगर स्थितियां काबू में नहीं आती हैं तो आप यकीन मानिए इटली वाला हाल हो जाएगा। वहां तो चूज करना पड़ रहा है किसको बचाएं किसको नहीं बचाएं। और साथ ही कुछ तो तेलंगाना से, शायद तेलंगाना है, कौन सा हैदराबाद से, वहां से खबर यह भी आई है कि डॉक्टरों को पकड़ा जा रहा है और पीटा जा रहा है पकड़ करके। मोदी जी ने इसका जिक्र भी किया है। इससे गंदी सिचुएशन आपके भारत में हो सकती है। आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, आकर के आप अपना 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं लोगों को। ये भी तो अपना काम कर रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, वो क्या सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं? आपके परिवार के लिए काम कर रहे हैं साहब। ये आप फोटोज देख रहे हो, इनके चेहरे पर मास्क लगा लगा कर आप देखेंगे ना पूरा निशान पड़ गए। लेकिन हमारी जो इंसानियत है पता नहीं कहां गई, नॉर्मल तेल लेने चली गई है सबकी इंसानियत। रिपोर्ट बताती है कि अगर सख्ती से लॉकडाउन का अगर पालन किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन किया गया, क्वारंटाइन का पालन किया गया, तो कोरोना के 89% जो मामले हैं उसमें कमी ला सकते हैं हम लोग। अब देखिए अगर नहीं मानते हैं, बाहर निकल करके जाते हैं, इन्फेक्शन अगर फैल भी जाता है, क्योंकि यहां पे आपको एक बात समझनी होगी, भारत के अंदर कुछ अगर आंकड़े हैं वो 700 से पार नहीं है जब मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि क्योंकि 15 मार्च की रिपोर्ट जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें समझ में आया कि 6000 के आसपास टेस्टिंग कराई है सरकार ने, और जिसमें मामले हमारे सामने आ चुके हैं। 6000 की टेस्टिंग का मतलब आप समझ रहे हो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि 10 लाख पर सिर्फ 5 सैंपल लिए जा रहे हैं। साउथ कोरिया, इटली में भी बहुत एक मास टेस्टिंग कराई जा रही है। साउथ कोरिया में तो मतलब बिल्कुल वॉक एंड थ्रू वाला है, वॉक थ्रू 10 मिनट के अंदर आपको सैंपल देना और कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी रिपोर्ट भी आएगी आप पॉजिटिव है नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ यही है कि आपको ना आइडेंटिफाई करना है। देखो साउथ कोरिया की पॉपुलेशन को भारत की पॉपुलेशन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये समझना होगा कि समस्या यहाँ पर थोड़ी सी अलग हो जाती है। टेस्टिंग थोड़ी कम है, मामले हमारे सामने नहीं आ रहे। मुझे नहीं पता कि किस घर में वायरस अभी फैला हुआ है, क्योंकि सिम्टम आने में 21 दिन तक भी लग जा रहे हैं। 2 से 14 दिन का टाइम तो दे रखा है भाई, 21 दिन का भी बताया जा रहा है कि 21 दिन तक लग जाते हैं, इसलिए लॉकडाउन 21 रखा हुआ है सरकार ने सिम्टम आने में। जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर प्राइवेटली अगर आप जाके टेस्टिंग करवाएंगे तो 4500 रुपये का खर्चा आएगा। 4500 खर्चे का मतलब यह है कि अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकल आते हैं तो आपको पूरे परिवार को कराना पड़ेगा, और पूरे परिवार के लोगों को कराना पड़ेगा कि पॉजिटिव है नहीं है। इसको समझने के जानने के लिए आप पूरा जाएंगे, सैंपल देंगे, तो आपका 25,000 रुपया सीधा हो जाता है। तो थोड़ा आप समझिएगा। और हालत बहुत ज़्यादा बेकाबू अगर भारत के अंदर हो गए, स्टेज 3 या 4 में अगर हम लोग आ गए, तो मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, देश भर में कितने अस्पताल हैं सरकारी। आप कहोगे कि वहां तो फ्री में हो रहा है ना इलाज, तो वहां पर कितने हैं? हमारे देश में मात्र 26,000 सरकारी हॉस्पिटल हैं, 2019 का आंकड़ा है, जहां पर 21,000 के आसपास ग्रामीण इलाकों में हॉस्पिटल्स हैं, मात्र 5,000 के आसपास सिर्फ शहरी इलाके में हॉस्पिटल्स हैं। यानी कि आप समझिए कि भारत में हर एक अस्पताल के बेड पर 1700 मरीज हैं। हालात इतने नाजुक हैं, लेकिन हम फिर भी संभलने को तैयार नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको इटली का दे देता हूं। वहां पे होता क्या है, वहां सरकार ने बोला कि हमारे पास कट भी नहीं है, संसाधन भी खत्म हो रखे हैं और हम
कुछ नहीं कर सकती। तो अब डॉक्टर से कहा गया है कि जिसकी मरीज की जो उम्र है अगर 60 साल से प्लस हो जाती है, आप उसको इलाज मत कीजिए, जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसका इलाज कीजिए। अब सोचिए उस डॉक्टर की मनोस्थिति क्या होगी कि अब डॉक्टर को भी डिसाइड करना पड़ रहा है कि किसका इलाज करना है, किसका इलाज नहीं करना है। भारत में स्थिति मत आने देना, सेकंड स्टेज में है, घर में रहिए, थोड़ा सावधानी बरतिए, और ऐसा नहीं है कि आप दबा दब फैटी चीज खाए, लिक्विड डाइट पे आप लोग रहिए, थोड़ा योगा कीजिए, और कम से कम 45 मिनट आप अपने शरीर को घर में भी दीजिए। लॉकडाउन लगा हुआ है, जाहिर सी बात है सब चीज़ है वो बंद हो रखी है। अब इस पर हमारी इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा और पड़ भी रहा है। हम चाइना की इकोनॉमी देख सकते हैं, बिल्कुल आप समझो 1% GDP में उसका गिरावट देखी गई है। जो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बढ़ गया है, सब ठप पड़ा हुआ है। लेकिन अभी चाइना ने तो रिकवर कर लिया है, तो उसकी इंडस्ट्री चालू हो जाएगी। अब देखिए पूरी दुनिया पर इसका कितना असर पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि इसका राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो लॉकडाउन है कितना ज़्यादा खींचेगा। जितना ज़्यादा ये लॉकडाउन खींचेगा उतना ही नुकसान आप लोगों को होने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए फिलहाल सभी देश हर संभव तरीके से लगे हुए हैं कि इसको देखा जाए, इससे बचा जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों के हाथ में है इस लॉकडाउन को ज्यादा खींचने मत देना। इस सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लेकर के अच्छा फैसला लिया, एक बोल्ड स्टेप है, बोल्ड मूव है। तो कम से कम, क्योंकि देखिए मोदी जी ने पैसा और जिंदगी में जिंदगी चुनी, और आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले कहते हैं कि हम 21 दिन का लॉकडाउन तो नहीं रख सकते बिल्कुल भी, और जो इस तरह का जो त्यौहार आने वाला है, जो ईसाइयों का होता है, प्रमुख त्यौहार होता है, वहां पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अब धूमधाम से हम इसका बनाने वाले हैं, त्यौहार को धूमधाम से बनाएंगे। और बोला कि अगर हम 21 दिन का लॉकडाउन रखेंगे हमारी इकोनॉमी तो वैसे ही खराब हो जाएगी, धरातल पे आने शुरू हो जाएगी, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, थोड़ा साथ दीजिए उनका। अब देखिए दुनिया भर में अगर लॉकडाउन का प्रभाव क्या है, सप्लाई की जो चेन है, जो डिमांड की चेन है, वो टूटती जा रही है। अगर ये लॉकडाउन ज़्यादा खिंच गया तो डिमांड और सप्लाई की चेन जो गतिरोध है लगा हुआ है, उसमें आप सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अभी वैक्सीनेशन आने में कितना टाइम लगेगा? अमेरिका ने बोला कि हम 1 साल लगाएंगे, और चाइना कह रहा है कि हमें कम से कम 6 महीने लगेंगे। अभी तो स्थिति काबू में आ चुकी है, देखो अभी क्या स्टेटमेंट आता है उसकी तरफ से। और आपको ये पता होना चाहिए अमेरिका अभी इस समय बोल क्या रहा है कि जो वायरस है चाइना में पनपा है। चाइना बोल रहा है कि नहीं, ये वायरस चाइना में जो अमेरिका के सैनिक आए थे वो यहाँ प्लांट करके गए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आप करते रहो। ट्रेड वॉर तो आपने की, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, प्लस अब आप ऐसे कमेंट बाजी करके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो गतिरोध है ये अब शांत नहीं होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट और आगे चल के और होने वाला है। यानी कि चाइना की और अमेरिका की जो बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी और बड़ी हो गई इस आरोप प्रत्यारोप के बाद। अब देखिए दोस्तों, जो कोरोना वायरस है अब उसको लेकर के यूनाइटेड नेशन ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस महामारी की वजह से कुछ 2.5 करोड़ लोगों का जो रोजगार है वो छिनने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी को 3.6 लाख करोड़ डॉलर का चूना लगने वाला है, झटका लगने वाला है। अब देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते जो अगर आप जनवरी फरवरी में देखेंगे तो चाइना में होता क्या है, वहां पर कुछ 50 लाख के आसपास लोगों की नौकरी जाती है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है चाइना का वो 5.3 से बढ़कर के 6.2% हो जाता है। ये नेगेटिव इंपैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। और दुनिया भर की जो डिमांड और सप्लाई की चेन है वो अविरुद्ध हो चुकी है, उसमें गतिरोध आ चुका है। तीसरा पॉइंट है कोरोना का दुनिया के व्यवसायों पर साफ तौर पे देखा जा रहा है जो इसका असर है, क्योंकि जहां कंपनियां अपने जितने भी ऑपरेशंस है ना सबको बंद करती जा रही है। अब कोरोना वायरस को लेकर के दुनिया भर में शटडाउन हुआ है, कहीं भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक वो प्रॉब्लम है, ना सामान बन रहा है और डिमांड जिस चीज़ की है वो तो आपको मिलेगी नहीं क्योंकि सामान नहीं बन रहा है। बहुत सारी जो बॉर्डर्स हैं उस पर सील कर दिया गया है। तो समस्या ये है, लॉकडाउन ज़्यादा खींचेगा तो प्रॉब्लम आएगी। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। और चौथा, सोशल डिस्टेंसिंग। इसका मतलब यह हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप असर देखेंगे, अगर सबसे ज्यादा असर सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक तो होगा ही होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक तो होगा ही होगा, अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो ट्रैवल एंड टूरिज्म पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। दूसरा, जो एयरलाइंस हैं, जो होटल्स हैं, जो कैसीनो हैं, स्पोर्ट्स इवेंट जो होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, उस पर भी आपको इस बिजनेस पे दिखाई दे जाएगा। और जो मूवीज हैं, जो थिएटर्स हैं,
और रेस्टोरेंट्स हैं, इस इंडस्ट्री में आप सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। और इसका असर आप देख सकते हैं सेकंड क्वार्टर में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आंकड़ा कहां से कहां तक पहुंच गया है। स्थिति सही नहीं है, थोड़ा कठिन समय हम सबके लिए है, साथ मिलकर चलेंगे और थोड़ा बचकाना करने से जो हरकतें हैं ना वो थोड़ी सी रुक जाएं तो बेहतर है। अब देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को इंडिया के साथ जोड़ के देखूं, सबसे बड़ा सबक हमारे लिए क्या हो जाता है। अब आप सबको पता है कि जो हमारा लालच है ना एफडीआई का, वो बहुत ज्यादा था। आज चाइना से हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं और क्या इंपोर्ट करते हैं? चाइना से सब कुछ तो हम इंपोर्ट करते हैं। भारत अपना क्या बनाता है? जनता का उल्लू तो वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन भारत अपना बनाता क्या है? अब आपको एक बात बताऊं, जो हमारा लालच है ना एफडीआई का, विदेशी पूंजी का, वो हमें ले डूब रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भारत का जो लालच है ना विदेशी पूंजी का और ये एफडीआई का, वो कितना भारी पड़ रहा है। इसी के चलते चाइना से हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। चाइना आखिर बनाता क्या नहीं है वो बताऊंगा क्या बनाता है। सब कुछ तो बनाता है चाइना। अब चाइना से हम चीजें इंपोर्ट तो कर रहे हैं, आज जो सप्लाई चेन टूट गई तो आज हमें ये समझ में आ रहा है कि इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी भी ठीक नहीं है। अब सरकार को करना क्या है कि अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है। और दूसरी बात, चाइना भारत से ज्यादा सस्ती चीजें कैसे बना पाता है? सबसे बड़ी बात है कि भारत सिर्फ अपना फोकस करता है बिजनेस पर, रिसर्च पर कभी भी फोकस नहीं करता। और चाइना सबसे ज्यादा फोकस करता है आर&डी पर, जो ऑटोमेटिकली वो तब्दील हो जाती है बिजनेस डील में। अब आप एक चीज समझिए कि जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छा खासा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे इनोवेशन कर पाएंगे? तो भारत को दो चीज समझ में आती है, डिपेंडेंसी कम करने के लिए खुद का प्रोडक्शन शुरू करना होगा और आर&डी में अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों यहाँ पैकेजेस की बात कर लेता हूं। अबे अमेरिका ने कहा कि हम ये रिलीफ पैकेज है हम दे रहे हैं अपने देशवासियों को, फिर भारत ने बोला कि हम भी देंगे। अब आप देखिए भारत अपने देशवासियों के लिए कितना देता है, 1.70 लाख करोड़ का पैकेज देता है। मैं अच्छा बुरा कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक तुलनात्मक विश्लेषण में आपको दे रहा हूं। और 1.70 लाख करोड़ का मतलब यह होता है कि पर आदमी सिर्फ 1200 रुपए सरकार खर्च कर रही है। और वहीं अमेरिकी राहत पैकेज के एक दिन बाद आता है और अमेरिका 30 करोड़ लोगों पर $2 ट्रिलियन यानी कि 151 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देती है। यानी कि एक नागरिक पर वो 4.55 लाख रुपीस खर्च कर रही है। रकम के लिहाज से अमेरिका का राहत पैकेज तो बड़ा है, वहीं अगर देश की आबादी और पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति की मदद के हिसाब से देखेंगे तो कतर का जो पैकेज है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। करीब 28 लाख की आबादी वाले कतर ने 2300 करोड़ 2300 करोड़ डॉलर का पैकेज जारी किया है। इस तरह से यह पैकेज प्रति व्यक्ति $8214 का हो जाता है, तकरीबन 6,18,000 रुपए का हो जाता है। अब देखिए एक छोटा सा एनालिसिस था और मैं आपको बता दूं भारत सरकार का जो राहत पैकेज है वो अमेरिकी पैकेज का मात्र 1.1% है और अमेरिका का जो रिलीफ पैकेज है उनकी इकोनॉमी का 10.72% है। ध्रुव राठी 20% कैसे कह रहा था मुझे पता नहीं। तो अब देखिए अब आरबीआई ने रेपो रेट को भी घटा दिया है। अब इससे फायदा बिजनेसमैन को भी होगा और आप लोगों को होगा। अगर आप लोगों ने हाउसिंग लोन अगर आपके ऊपर आता है और ईएमआई अगर आपका आता है तो आप उसको 3 महीने के लिए और आगे शिफ्ट कर सकते हैं। आपको ना ब्याज देना होगा और ना ही एडिशनल अमाउंट देना होगा, कोई पेनल्टी आपको नहीं देनी होगी। और वहीं बिजनेसमैन अगर 3 महीने तक अगर आपने लोन ले रखा है, अगर आप कोई किस्त जमा नहीं कर रहे हैं 3 महीने तक, आप कह सकते हैं ठीक है हम 3 महीने बाद करेंगे, तो आपका जो पैसा है वो एनपीए में नहीं जाएगा। एनपीए में वो पैसा जाता है जो 3 महीने तक अगर आप जमा नहीं करेंगे वो डिफॉल्ट मान लिया जाता है, उसको एनपीए में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा लंबा ये विश्लेषण पसंद आया होगा, देखा होगा पूरा। तो कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग चाहें तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां थोड़ा मैं एक्टिव हूं। ट्विटर पे थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाएंगे तो आपको मुझे फायदा होगा, वहां मैं थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा रहता हूं। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं, पेट्रियन है वहां मेंबरशिप ले सकते हैं, बातचीत करेंगे। देखिए अगर आप चाहें तो रैंडमली कोई पैसा आप मुझे दे सकते हैं इंस्टा मोजो के थ्रू, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा 3 व्हाट्सएप ग्रुप में, उनसे कहिएगा और 3 लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। खत्म, बात आपकी यहां हो जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार। लॉकडाउन का अच्छे से पालन कीजिए और घर के अंदर बंद रहिए, नहीं तो कश्मीर में तो इंटरनेट भी बंद हो जाता है ना। हमारे भारत में तो फिर भी वो भी नहीं है कि हम तो फिर भी लॉकडाउन में अपनी फोन चला पा रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। और कश्मीर का लॉकडाउन और भारत के लॉकडाउन में अंतर है।